समाज में कोई भी चीज नेगेटिव पॉइंट्स पहले दिखते हैं। एक साल तो एक आंदोलन में ही सरकार ने जेल में रखा था हमको, तो लोगों को राजनीति पहले दिखेगी, लेकिन हम यहाँ राजनीति के लिए नहीं आए, बसाहट को बचाए रखने के लिए अपना योगदान दे, बस वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग डबल इंजन पाने के बाद से भिलाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जब सिंगल इंजन था तो नहीं कर पा रहे थे, डबल इंजन होने के बाद कर रहे हैं। हमारी सरकार में कहा गया था कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाना चाहती है, आप हमको दे दीजिए। तब बड़ा हल्ला हुआ कि आज के दरों में रजिस्ट्री करोगे तो रजिस्ट्री का बहुत पैसा लगेगा। हम नहीं चाहते, हम उन लोगों जैसे नहीं है जो बोलेंगे नहीं मेरी मुर्गी की एक ही टांग है, मतलब एक ही टांग है, आप हो ही नहीं सकती दो। आज ये पूरी जमीन जो टाउनशिप की है, ये भी किसी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। वहां की पूरे जल जंगल जमीन दे दो, इसका तो हमको विरोध करना चाहिए और हम करेंगे। सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए। सत्ता में बहुत सारी चीजें हैं, समय के साथ तो बहुत कुछ आ जाता है, निरंतर वही चलता है जो सच होता है। ये विषय का समाधान तभी हो सकता है जब अंतिम व्यक्ति, भिलाई का प्रभावित व्यक्ति, इसमें अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दे। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। सत्ता से जाने के बाद कांग्रेसियों के दिल में जो आग जल रही थी, अब उसकी आंच और लपट जो है ऊपर उठती हुई दिखाई दे रही है। 2 साल के बाद अब कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही एक्शन मोड में नज़र आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं वो तो कुछ ना कुछ प्रदेश स्तर पर कर ही रहे थे, लेकिन अब जो है संयुक्त सचिव जो है कांग्रेस के, और यहाँ जो भिलाई नगर के विधायक हैं देवेंद्र यादव, वो भी एक अलग मूड में दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 साल तक शांति रही, क्योंकि वो खुद भी जो है पार्टी के तमाम कार्यक्रमों में उलझे रहे, कभी बिहार जाकर के चुनाव लड़वाते रहे, अभी गुजरात की भी संभवतः जिम्मेदारी है उनके पास, और अब लोकल की समस्याओं पर फोकस करना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक मामला हुआ था जो कि जमीन कारोबारियों से जुड़ा हुआ था, जिसमें सरकार ने जो गाइडलाइन दरें बढ़ाई थी उसका विरोध कर रहे थे जमीन कारोबारी। उसमें भी जो है देवेंद्र यादव वहां गए थे और 1 दिन का उपवास रखा था। अब 1 दिन का उपवास जो है डबल हो गया है, 2 दिन का उपवास हो गया है, और ये उपवास अब रखा जा रहा है भिलाई स्टील प्लांट के अस्तित्व को लेकर के। कहा जा रहा है कि भिलाई स्टील प्लांट को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है, और इस निजी हाथों में सौंपने के बाद भिलाई के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को जो नुकसान होगा उससे बचाने के लिए, उससे लड़ने के लिए भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अब इस लड़ाई में कूद पड़े हैं। और हमारे साथ हैं भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव, जो कि आज यानी कि 20 दिसंबर से 2 दिवसीय उपवास कर रहे हैं। 2 दिवसीय उपवास हो रहा है। यादव जी, आप पूरी रूपरेखा बताएंगे कि कैसा वास्तव में क्या निजीकरण हो रहा है या केवल राजनीति का मुद्दा है ये? देखिए, ऐसा है कि प्रथम दृष्टा हमेशा समाज में कोई भी चीज नेगेटिव पॉइंट्स पहले दिखते हैं। जैसे कि आपने 2 साल की व्याख्या की, आंदोलनों की व्याख्या की, गुजरात और बिहार की व्याख्या की, लेकिन आप ये भूल गए कि 1 साल तो लगभग 7-8 महीने 1 साल तो एक आंदोलन में ही सरकार ने जेल में रखा था हमको 2 साल में से। तो कहने की ये बात है, आज 2 दिवसीय अनशन है तो लोगों को राजनीति पहले दिखेगी, लेकिन हम यहाँ राजनीति के लिए नहीं आए। ये भिलाई हमारा घर है, हमारा परिवार है। मैं बहुत छोटी सी उम्र में शहर के गलियों में घूमा हूँ, और मुझे जो भी पहचान मिलती है या सम्मान मिलता है, उसके पीछे का कारण अगर कुछ है तो भिलाई है। और ये दिख रहा है, लगातार दिख रहा है कि जिस तरीके से पिछले 2 सालों में भिलाई जो संस्था है और जो यहाँ की बसाहट है उसको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए और भिलाई की सभ्यता और भिलाई की बसाहट को बचाए रखने के लिए अपना योगदान दे, बस वही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये 2 दिन के भूखे रहने से किसी को कुछ नहीं होगा, ना मेरी कोई तबीयत खराब हो जाएगी, ना कोई हल निकल जाएगा। लेकिन ये एक प्रयास है उन लोगों तक संदेश पहुंचाने का जो लोग डबल इंजन पाने के बाद से भिलाई को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। जब सिंगल इंजन था तो नहीं कर पा रहे थे, डबल इंजन होने के बाद कर रहे हैं। और
उन लोगों तक संदेश पहुंचाने का जो इस पूरे मामले में प्रभावित होते हैं, क्योंकि कोई भी आंदोलन बिना जन समर्थन के सक्सेस नहीं हो सकता। तो ये एक प्रयास है संदेश भेजने का। तो अभी आप लोग, आपके साथ कितने लोग हैं, कौन कौन से संगठन हैं जो भिलाई को बचाने की बात जो आप कर रहे हैं उसमें आपके सहयोगी हैं? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मुद्दे हैं वो व्यापक मुद्दे हैं। उन व्यापक मुद्दों में जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर के मामले हैं वो भी आते हैं, वो भी मामले आते हैं जो टाउनशिप से रिलेटेड है। आज हमारे जो आंदोलन का पहला दिन था, इस पर सभी यूनियन के साथी आए और उन्होंने समर्थन दिया। इंटक, सीटू सभी लोग आए, HMS सब लोग आए और सब लोगों ने हमें समर्थन दिया। टाउनशिप से, रिटेंशन स्कीम से जुड़े हुए, हाउस लीज से जुड़े हुए भी लोग आए, उन्होंने भी समर्थन दिया। व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग भी आए, उन्होंने भी समर्थन दिया। लेकिन मेरा ये मानना है, ये विषय का समाधान तभी हो सकता है जब अंतिम व्यक्ति, भिलाई का प्रभावित व्यक्ति, इसमें अपनी भूमिका निभाना शुरू कर दे, तभी हो सकता है। ऐसा क्यों लगता है कि पिछले 2 साल से ही ऐसा हो रहा है? कांग्रेस के समय में भी जो भिलाई स्टील प्लांट है वो निजीकरण के रास्ते पर बहुत पहले से चल रहा है, चाहे वो कर्मचारियों की संख्या वो लगातार कम हो ही रही है। इसके अलावा जो अंदर के जो काम है, बहुत सारे काम को जो है ठेके पर दे दिया गया है, और ठेके पर देना एक तरीके से निजीकरण की एक सीढ़ी है। जिस तेजी से काम जा रहे हैं ठेके पर, उससे ऐसा लगता है कि काम तो बहुत पहले से चल रहा है। तो अब अगर ये कहा जाए कि भाई सरकार डबल इंजन की है इसलिए ऐसा हो रहा है, काम तो वो लगातार चल रहा था, तो उस समय क्यों नहीं इस पर काम किया गया कि भाई छत्तीसगढ़ के लोगों को नुकसान हो रहा है, भिलाई के लोगों को नुकसान हो रहा है, जो कर्मचारी हैं उनको नुकसान हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ भिलाई स्टील प्लांट में पहले की तुलना में कर्मचारियों की संख्या करीब 10-12% बताई जाती है बचे हुए हैं। तो ये प्रक्रिया तो लगातार चल रही थी, तो अभी आपको नहीं लगता कि पहले भी इस पर काम किया जाना चाहिए था? बिल्कुल, आपका कहना सही है। पिछले 5 सालों में जब हमारी सरकार थी, इन सभी चीज़ों को देखते समझते हुए हम लोगों ने बीएसपी प्रबंधन से निरंतर चर्चा करके यहाँ पर जो हमारे हाउस लीज के क्वार्टर्स थे उनकी रजिस्ट्री शुरू करवाई। 20 साल बाद शुरू हुई। 2005 से रजिस्ट्री हुई थी और इसके बाद हमारी सरकार में इसकी रजिस्ट्री की शुरुआत हुई। इन्होंने आकर उसको बंद कर दिया। हमने यहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू किया। आपने देखा होगा हमारी गवर्नमेंट के समय में शहीद पार्क बना, बहुत सारे काम हमने किए जो पहले टाउनशिप में नहीं होता था। इन्होंने आकर यहाँ पर NOC देना, जब ये आए, डबल इंजन जैसे ही सिंगल से डबल हुआ, इन्होंने बंद कर दिया। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिनिमम वेजेस दिलाने के लिए यहाँ पर कमेटी भी गठन की थी, और सेक्टर 9 अस्पताल के लिए ये हमारी सरकार में कहा गया था कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उसको चलाना चाहती है, आप हमको दे दीजिए। लेकिन उस समय सिंगल इंजन था इनको, तो इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को देने के लिए ना कर दी, साफ ना कर दी, लेकिन प्राइवेट पार्टी को देने के लिए तैयार है। अब बताइए, और विषय को भी उल्लेखित कर देते हैं इसके साथ ही साथ। वैसे ही बीएसपी एरिया में जहां पर बसाहट हो चुकी है, बस्तियां बसी हुई है, 20-30 साल से बस्तियां बसी है, वहां पर वो जमीन हस्तांतरण का काम कुर्सी पार और रिसाली क्षेत्र में हम लोगों ने किया। लोगों को पट्टे दिए ताकि उनकी आवाज बन सके। तो इन सभी चीजों में बहुत सारे रिफॉर्म्स हम लोगों ने हमारी गवर्नमेंट के समय लाए। अब ये नई सरकार जब जैसे ही डबल इंजन हुआ तो ये इसको प्राइवेटाइज करना चाहती है, और उसी मोटिव से ये आगे बढ़ती जा रही है और बहुत स्पीड से बढ़ रही है। देखिए, प्लांट के अंदर के जो निर्णय हैं, प्रबंधन, सेल कमेटी गवर्नमेंट ले रही है, उस पर यूनियन को जो मौका मिलना चाहिए अपनी बात कहने का, वो नहीं मिलता। लगातार चल रहा है ये। नए जो लेबर कानून आए उसमें मजदूरों के हितों को और दबाया गया, संरक्षित करने की जगह दबाया गया, वो भी हुआ। लेकिन हम देखते हैं जो टाउनशिप एरिया है हमारा, यहाँ की भी बसाहट से कोई चर्चा नहीं है, यहाँ की भी प्रशासनिक व्यवस्था से कोई चर्चा नहीं है। सीधा सीधा आदेश आ जाता है। जो किराया होता है वो
मतलब जो 5,000 किराया है वो 20,000 25,000 हो जाता है। तो ये तो षड्यंत्र है ना लोगों को भगाने के लिए। तो पहले भी तो रिलीज रेट जो है बहुत हाई फाई किए गए थे, उसको लेकर के भी सुगबगाहट हुई, लेकिन फिर बाद में मामला कहाँ तक पहुंचा कुछ क्लियर नहीं हो पाया। हम उस बारे में बताना चाहते हैं आपको। जब हमने हमारी सरकार जब रजिस्ट्री शुरू की तब बड़ा हल्ला हुआ कि आज के दरों में रजिस्ट्री करोगे तो रजिस्ट्री का बहुत पैसा लगेगा। लेकिन हमारी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार थी, राहुल गांधी जी की सरकार थी। 2003-05 के आधार पर रजिस्ट्री शुल्क लिया गया तो लोगों को बड़ा मिनिमम पैसा लगा, मतलब 10% 20% पैसा लगा, वरना आज के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसा लगता। तो इस तरीके से रिफॉर्म्स हमने करने की कोशिश की है। आज की जो बात है, जो मुख्य बात है, मैं ये समझता हूं कि जब हम प्रगति करते हैं, डेवलपमेंट की ओर जाते हैं, तो सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं हो सकता। हमें भी दर्द सहना चाहिए कुछ, लेकिन अगर संवादहीनता होगी, चर्चा ही नहीं होगी, बातचीत ही नहीं होगी, तो हम उसको गलत मानेंगे। आज जो दिक्कत है, बीएसपी प्रबंधन ना स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक से कोई चर्चा ही नहीं करना चाहती, बस इतनी सी समस्या। अच्छा, भूपेश बघेल की सरकार तो समझ में आया, राहुल गांधी की सरकार कैसे, आपने कहा? भाई, इस देश में कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी। तो तकनीकी तौर पर तो वो जो वैचारिक दृष्टिकोण हम सबको देते हैं, उसी वैचारिक दृष्टिकोण में हम लोग काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश को 2-3 उद्योगपति के गुलाम होने से बचाइए, हमारे आने वाली पीढ़ियां, वरना ठेका श्रमिक, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक से बाहर नहीं निकल पाएगी। तो उनका संदेश है, हम उसको लेकर लड़ रहे हैं। नहीं तो उसको राहुल गांधी की सरकार नहीं कह सकते ना, भूपेश बघेल की सरकार कह सकते हैं। सत्ता में जो है भाई, ठीक है, हम भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी की चलिए हम मान लेते हैं आपकी बात। हमारा किसी भी चीज पे हम यही चाहते हैं चर्चा हो। हम नहीं चाहते, हम उन लोगों जैसे नहीं है जो बोलेंगे नहीं मेरी मुर्गी की एक ही टांग है, मतलब एक ही टांग है, आप हो ही नहीं सकती दो। तो हम वैसे नहीं है, अच्छा, हम लिबरल लोग हैं। ये बताइए कि ये कहाँ से सूचना मिली कि अडानी को ये प्लांट सौंपा जा रहा है? ये कुछ इसमें दम है या देखिए मान करके चल रहा है? देखिए, ऐसा है, मैं मानकर नहीं चल रहा हूँ ये अडानी को या अंबानी या जिंदल या कोई और प्राइवेट सेक्टर इसको लेने आए। मेरे लिए सब बराबर है, ठीक है। जैसे जेपी सीमेंट को अभी अडानी ग्रुप ने ले लिया, बीएसपी प्लांट का पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर आएगा वो मेरे लिए बराबर है। बात ये है कि शासकीय नौकरियां तो जा ही रही है, साथ में मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। इसके बाद जैसे बाल्को का हाल हुआ, कम दरों पर एक प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया, और आज ये पूरी जमीन जो टाउनशिप की है ये भी किसी प्राइवेट हाथों में चली जाएगी। और हमारी जो संस्कृति है भिलाई की, जो नेहरू जी ने कल्पना करके बनाई थी, पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी। आज हम यहाँ पर जाति धर्म नहीं जानते, हम यहाँ पर प्रदेश को जानते हैं कि किस प्रदेश में क्या हाल है। हम ऐसे इस शहर को देखते हैं, कहीं किसी वार्ड में जाते हैं तो महाराष्ट्र को महसूस करते हैं, किसी वार्ड में जाते हैं तो हरियाणा को महसूस करते हैं, कहीं यूपी को देखते हैं तो कहीं बिहार को देखते हैं तो कहीं गुजरात को देखते हैं। तो ऐसा शहर है हमारा, तो ऐसे शहर को हम क्यों उजड़ने दें, ये नहीं चाहते हैं। अच्छा, आपके जो नेता हैं अक्सर ये कहते हैं कि अडानी प्रदेश बन गया है पूरा, लेकिन जब जहां कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां जब अडानी की मीटिंग होती है मुख्यमंत्रियों के साथ, तब भी क्या वहां के लोगों को ये कहना चाहिए कि भाई वो अडानी को प्रदेश सौंप रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कोई ना कोई तो उद्यमी रहेगा देश में जो कुछ ना कुछ अपना आगे बढ़ेगा। एक रहेगा? हाँ, नहीं एक नहीं कह, कोई ना कोई कहा हमने कहा कोई ना कोई तो रहेगा। मतलब मेरा भी सवाल यही है कि एक ही रहेगा क्या? एक तो देखिए, एक तो कभी भी मोनोपोली हो जाती है, एक कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन जब कांग्रेस की समय थी तो लोग कहते हैं कि उस समय इनको आपके अंबानी बंधुओं को ज़्यादा प्रमोट किया जाता था। तो अब क्या है, जो धंधा करने वाले उद्यमी है वो भी बट गए हैं क्या कि ये हमारा उद्यमी है और ये दूसरी पार्टी का उद्यमी है? देखिए, वैचारिक रूप से हम वर्तमान जो प्रदेश के हालात हैं उसके खिलाफ हम बात करते हैं। अगर जैसे आप तमनार का हाल देख लीजिए, जन सुनवाई के लिए जो जगह चिन्हित की गई, वहां जन सुनवाई नहीं हुई, लोग आक्रोशित रहे, तो जाकर किसी एक कोने में 10 मिनट में जन सुनवाई खत्म कर दी गई और जबरदस्ती
बिना जो कानून और संविधान के खिलाफ की बात है, बिना लोगों से उनकी राय समझे जाने, और किसी एक उद्योगपति को आप वहां की पूरे जल जंगल जमीन दे दो, इसका तो हमको विरोध करना चाहिए और हम करेंगे इसका। अच्छा, आज हम लोग जो है छुई खदान में थे, तो छुई खदान में एक और चीज़ पता चली कि पिछले कुछ दिनों पहले भूपेश जी भी गए थे ग्रामीणों का समर्थन करने कि भाई यहाँ खदान नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन ये भी बताया कि कांग्रेस के समय में ही शायद उसको मंजूरी मिली थी छुई खदान वाले मामले को। अब कितना सही है, कुछ चर्चा का विषय था, हो सकता है आपको जानकारी हो। देखिए, छुई खदान के विषय पे मुझे विस्तृत जानकारी तो है नहीं, मेरा जाना नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि हमारे समय में जो भी काम हुए हैं वो प्रक्रिया के तहत हुए। प्रक्रिया को हमने कभी भी क्रॉस नहीं किया। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रक्रिया ही नहीं मानती। जहाँ जो ग्रामीणों से स्वीकृति लेने की बात है, एनओसी लेने की बात है, वो सब पे फर्जी कागज लगा दिए जाते हैं या सुनवाई नहीं होती। ये सब का विरोध है। अगर गांव के लोग चाहते हैं उद्योग लगे, और उद्योग लगना भी चाहिए, क्यों नहीं लगेगा ये उद्योग, लेकिन किसी की लाश पे नहीं लगना चाहिए, खुशी से लगना चाहिए। जो वादे होते हैं वो पूरे होने चाहिए, बस इतनी सी बात है। तो ऐसा नहीं लगता कि जो सत्ता में आता है उसके लिए प्रक्रिया मायने नहीं रखती? देखो, प्रक्रिया की बात तब होती है जब विपक्ष में होती है पार्टी कोई, तो वो प्रक्रिया की बात करती है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाती है तो उसके लिए भी प्रक्रियाएं गौड़ हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बिजनेस होना भी है। देखिए, मैं इस पे बहुत खुले मेरे ओपिनियन बताता हूँ। देखिए, सत्ता निरंकुश नहीं होनी चाहिए। सत्ता में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो जन भावना के विपरीत होती है, लेकिन निरंकुश अगर होगी सत्ता, तब जनता को तकलीफ होती है। अगर उसमें संवाद है, सत्ता में अपनी बात रखने का अवसर है, तो सत्ता में समाधान निकलते हैं। समाधान। अच्छा, जैसा कि आपने कहा था शुरू में कि 2 दिन का जो उपवास है, हमको भी मालूम है बहुत कुछ नहीं होने वाला है, तो इस 2 दिन के उपवास का उद्देश्य क्या है? क्या ऐसा लगता है कि हमने एक शुरुआत कर दी है, आने वाले समय में और माहौल बनाएंगे, कुछ और बड़ा करेंगे, कुछ विरोध का स्वरूप कुछ और भी हो सकता है, संख्या बल के आधार पर भी हो सकता है, कोई रणनीतिक तौर पर हो सकता है, लेकिन अभी आपने एक लाइटर जला करके, और जिस तरीके से एक आग जल रही है उस तरीके की एक लौ जो है आपने लगा दी है। अब देखते हैं कि अग्नि जो है कितनी प्रचंडता के साथ ऊपर उठती है और उसका असर क्या होता है लोगों पर, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, मैंने ये कहा पहले ही कि 2 दिन के उपवास से कोई समाधान नहीं निकल जाएगा। इतने तो ये डबल इंजन वाले, जब वहाँ 1 साल तक 3 काले कानून के खिलाफ हमारे किसान भाई डटे हुए थे, तब भी उनसे वादा करके भी अभी तक उसको इम्प्लीमेंट किए नहीं किए, ये सब आपके सामने है। तो ये लड़ाई का अंत क्या है, ये मैं आज नहीं कह सकता। क्या है, मैं मुगालते में नहीं रहता, ना रखना चाहता हूँ। हाँ, ये बात जरूर सही है कि भिलाई को प्यार करने वालों को मैं इस आंदोलन के तहत जरूर अपील करना चाहता हूँ कि वो अपना योगदान इसमें दें, और जो पीड़ित पक्ष है वो इसमें अपनी भूमिका निभाए। ये इसलिए चाहता हूँ क्योंकि इस शहर को अपनी नज़रों के सामने उजड़ते हुए नहीं देख सकता। इस शहर को अपनी नज़रों के सामने दिल्ली जैसा हाल होते हुए नहीं देख सकता। आज दिल्ली राजरा को देखिए, कितनी अच्छी बसाहट थी, खत्म कर दिया, मार दिया शहर को। तो हम अपने भिलाई को ऐसा नहीं होने दे सकते, बस इतनी सी बात है। अच्छा, और इस पूरे प्रकरण में कोई राजनीतिक उसमें अगर आप कुछ कहना चाहें जो हम नहीं पूछ पा रहे, लेकिन आपको लगता है कि हमारे दर्शकों को जानना चाहिए, जनता को जानना चाहिए? मेरा ये कहना है, आपके माध्यम से, तीरंदाज के माध्यम से, लोग तीरंदाज को देखते हैं पूरे प्रदेश भर में, तो मैं मुख्यतः सभी लोगों से ये अपील करूंगा, ये जो भी हो रहा है भिलाई में वो जन भावना के विपरीत है, इसलिए हम लोग इसके खिलाफ खड़े हैं। हमें डरना नहीं है, अपनी बात कहनी है, मजबूती से कहनी है। और भिलाई पूरे छत्तीसगढ़ की धड़कन है। भिलाई स्टील प्लांट से बहुत सारे उद्योग जुड़े हुए हैं। भिलाई स्टील प्लांट में आसपास के 50,000 से अधिक
श्रमिक, ठेका श्रमिक काम करने आते हैं, और ये मुद्दा अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक, ठेका श्रमिक सबसे जुड़ा हुआ है, बसाहट से जुड़ा हुआ है। इसमें आप लोग, ये जरूरी नहीं है देवेंद्र के मंच पर ही इस पर आकर समर्थन दें या आंदोलन करें या इसके खिलाफ बोलें। आप जहां पर भी रहकर इसके खिलाफ अपनी बात कह सकते हैं, किसी भी दल के साथ रहकर इस पे अपनी बात रख सकते हैं तो रखिए। शहर को बचाना जरूरी है। ये वही शहर है, ये तब विकसित था जब पूरे मध्य प्रदेश के लोग यहाँ सिविक सेंटर देखने आते थे। यहाँ पर इतनी व्यवस्थाएं उस समय थी जब पूरे मध्य प्रदेश में नहीं थी। हॉस्पिटल सेक्टर 9 मध्य प्रदेश का टॉप मोस्ट नंबर 1 हॉस्पिटल था। तो मेरा ये कहना है कि इस धरोहर को, जो नेहरू जी की धरोहर है, भारत की आज़ादी की धरोहर है, इस धरोहर को बचाए रखना चाहिए और इसमें आप सब अपना योगदान दें। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल और पूछ लेते हैं कि भाई इतनी सर्दी पड़ रही है तो घर से इधर जो है पार्किंग में क्यों अपन को करना पड़ा? कोई और मामला तो नहीं है घर में कुछ ऐसा? ये सिविक सेंटर ऐसा है, सिविक सेंटर चुनने की जगह, इतनी ठंड पड़ रही है, आप तो आग ताप रहे हैं, आप अपने आप को बचा रहे हैं, मुझे भी आग के पास बैठा दिया है तो मुझे भी गर्मी होने लग गई। और आपसे बातें करके भी देखिए, ऐसा है, ये जगह चुनने के पीछे का कारण ये है कि भिलाई की पहचान ही सिविक सेंटर है। भिलाई सिविक सेंटर एक ऐसी जगह है जिसमें जीवन की हर व्यक्ति अपने जीवन की कोई ना कोई यादें सजो के रखा है। कोई बच्चे को लेके आया है, कोई परिवार के साथ आया है, कोई युवा अपनी पत्नी से पहली बार यहाँ पे मिला है। तो ऐसे बहुत सारी यादें हैं। बहुत सारे हैं, अपने आपके संज्ञान में बहुत सारे लोग होंगे ऐसे। हाँ, तो इधर भी हमको कुछ लोग दिखे थे पहले। हाँ, जो इधर ही पहली बार मैं भी उसमें हूँ। अच्छा, वो प्रकरण ही बता दो। नहीं, पहली मुलाकात का प्रकरण अब आपने छेड़ ही दिया है। अच्छा दर्शकों, आप सुनिए कि पहली मुलाकात का प्रकरण सुनिए भाई, देवेंद्र भाई का। अरे यही हुई थी मुलाकात, अलग से लगा देंगे। नहीं, देखिए, अब तो मुलाकात तो होनी थी कहीं ना कहीं, सिविक सेंटर में हो गई। सिविक सेंटर में इसी पार्किंग में हुई थी, इसीलिए इधर थे। नहीं, वहाँ पे हम लोग तो चाय की दुकान। नहीं, हम लोग हरिराज में मिले थे। हरिराज के सामने मिले थे। हरिराज के सामने। उधर तो एटीएम है उधर। वैसे एटीएम उस समय एटीएम नहीं होता था, क्लास 10th 11th में थे ना, एटीएम होता था ना। मुलाकात की जगह एटीएम हो गया है। तो ये है देवेंद्र यादव जी। आपको बता दें कि रात के करीब 12 बज रहे हैं और 21 तारीख लग गई है। अगर भाई साहब घड़ी नहीं देखो तो 10 मिनट बाद बज जाएंगे ना। 12 तो बजेंगे। तो 12 बजने वाले हैं और देवेंद्र यादव जी अपने घर से नज़दीक वाले स्थित एक पार्किंग में इनकी आज रात गुजर रही है। आप कुछ और मत सोचिए, ये मसला भिलाई स्टील प्लांट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा जा रहा है कि उसका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है और उसी के लिए जो है, उसके खिलाफ जो है देवेंद्र यादव भिलाई नगर विधायक अपनी पूरी टीम के साथ और समर्थकों के साथ। छोटू भाई एक बार टीम को दिखा दीजिए। बहुत सारे लोग रात को 12 बजे के करीब भी यहाँ जमे हुए हैं और बहुत सारे पत्रकार भी जमे हुए हैं, क्योंकि पत्रकारों का कुछ ज़्यादा ही स्नेह जो है विधायक जी से हमको दिखाई देता है। यही जोड़ पाए हमें लगता बाकी विधायकों की तुलना में। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा है कि जीवन में समय के साथ तो बहुत कुछ आ जाता है, निरंतर वही चलता है जो सच होता है। तो सच के साथ है सर, सच के साथ है। तो ठीक है, ये थे देवेंद्र यादव जी, जो कि भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ 2 दिवसीय उपवास कर रहे हैं। आज पहला दिन है और रात के 12 बज चुके हैं लगभग। भाई से फिर से घड़ी मत देखना, 10 मिनट बचे थे बता रहे थे भाई साहब। तो अभी रात में एक माहौल बना हुआ है और ये भिलाई के लिए आज बिना खाए पिए पार्किंग में, जो कि सिविक सेंटर की पार्किंग, आज जमे हुई। और आगे इस मसले में क्या होगा उसको भी हम अवगत कराएंगे। लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और आप फेसबुक पे अगर हमारा ये खबर देख रहे हैं तो उस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।